आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के विषय में, जो कि बीए प्रथम वर्ष इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय इकाई का एक अध्याय है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य या पूर्व वैदिक कालीन आर्य भी इन्हें कहा जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद शब्द विद धातु से, अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ ज्ञान से है। वेदों की संख्या 4 है। प्रथम वेद ऋग्वेद है। पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई। इस आधार पर इस युग को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल 2 भागों में विभक्त है। प्रथम काल पूर्व वैदिक काल या इसे ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। द्वितीय काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आर्यों ने वैदिक सभ्यता का सृजन किया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। भूपेंद्र नाथ दत्त लिखते हैं, आर्य शब्द का संस्कृत में अर्थ है श्रेष्ठ, और यह कभी भी किसी प्रजाति के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया। सैंधव सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का पदार्पण होता है। इसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक स्वीकार किया जाता है। पूर्व वैदिक काल ईस्वी पूर्व 1500 से ईस्वी पूर्व 1000 तक तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद की रचना का काल 1500 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद ही पूर्व वैदिक कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह वेद या ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 1028 सूत्र हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रथम संहिता कहलाता है, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा भाग आरण्यक और वेदों का चौथा भाग उपनिषद कहलाता है। स्पष्ट है कि ऋग्वेद के भी ये 4 भाग हैं। ऋग्वेद की रचना अनेक ऋषियों ने मिलकर की थी। इनमें से 6 प्रमुख ऋषि इस प्रकार हैं: गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ। विंसेंट स्मिथ ऋग्वेद के विषय में लिखते हैं, किसी भी इंडो यूरोपीय अथवा आर्य भाषाओं में कोई अन्य साहित्य इतना प्राचीन नहीं है जितना कि ऋग्वेद है, तथा यह ग्रंथ प्राचीन ग्रंथों के शिखर पर विद्यमान है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के विषय में भी सैंधवों की तरह यह मतभेद विद्यमान है कि आर्य स्वदेशी थे अथवा विदेशी थे। आइए इन मतों की समीक्षा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्यों का आदि देश या आर्यों का मूल देश कहाँ था? यूरोपीय दूषित मानसिकता जिसने ऐतिहासिक षड्यंत्र रचा। यह ऐतिहासिक षड्यंत्र क्या था? समस्त श्रेष्ठता का केंद्र यूरोप ही है। भारत में जो भी श्रेष्ठ ज्ञात हो उसका केंद्र यूरोप है। अन्यथा कम से कम भारत तो उसका स्रोत नहीं हो सकता। यह इन यूरोपीय इतिहासकारों का ऐतिहासिक षड्यंत्र है। इसके कर्णधार माने जाते हैं इस षड्यंत्र के लॉर्ड मैकाले,
उन्होंने मिस्टर हिंटन रॉथ के साथ 28/12/1855 को मुलाकात की और इनके मित्र रॉथ के मैक्स मूलर के साथ भी इनकी मुलाकात हुई और इसके पश्चात मैक्स मूलर की दिशा बदल गई। 9/12/1866 को आर्यों को विदेशी घोषित किया गया। मैक्स मूलर के द्वारा लंदन की शाही एशियाटिक सोसाइटी के एक लेख में सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने यह प्रतिपादित किया कि आर्य खैबर दर्रे से भारत में प्रविष्ट हुए थे। डॉक्टर वाकस्कर ने अपने शोध में यह तथ्य स्पष्ट किया है। आर्यों के मूल निवास को लेकर 5 आधारों पर ऐतिहासिक पड़ताल की जाती है। पहला है इतिहास का आधार, दूसरा भाषा विज्ञान, तीसरा पुरातत्व सामग्री, चौथा शरीर रचना शास्त्र और 5वां शब्दार्थ विकास शास्त्र। इन 5 आधारों पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनमें पहला निष्कर्ष है कि आर्य यूरोपीय क्षेत्र के रहने वाले थे। इसको हम आर्यों की मूल निवास स्थान के संदर्भ में यूरोपीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह भाषा विज्ञान या भाषा में समानता के आधार पर प्रतिपादित किया गया मत था। यूरोपीय भाषाओं एवं संस्कृत में बहुत सारी समानताएं हैं। बजाय एशिया की अन्य भाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के शब्द यूरोपीय भाषाओं में अधिक हैं बजाय एशियाई भाषाओं के। इस आधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया कि संस्कृत की करीबी भाषाएं यूरोपीय भाषाएं हैं, अतः भारतीय आर्य मूल रूप से यूरोप के रहने वाले थे। इस क्रम में लिथुआनिया को प्रथम स्थान इनका बताया गया, क्योंकि लिथुआनिया की जो भाषा है वह सबसे प्राचीन भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है और यह अपरिष्कृत भाषा है। इस कारण लिथुआनिया के आसपास आर्यों का निवास था, ऐसा मत स्वीकार किया जाता है। दूसरा मत है हंगरी का। प्रोफेसर गाइल्स इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि आर्य हंगरी के क्षेत्र के रहने वाले थे। तीसरा है दक्षिण रूस। नेहरिंग महोदय ने यह प्रतिपादित किया कि दक्षिण रूस के आर्य निवासी थे। अगला मत है विस्टुला बेशर नदी का क्षेत्र। ओकार्नो के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। 5वां है दक्षिण पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र। डॉक्टर मैकडोनल्ड के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। 6वां है यूरोपीय सिद्धांत के अंतर्गत स्कैंडिनेविया। पेनका महोदय ने इस क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास बताया था। और 7वां क्षेत्र है पश्चिमी बाल्टिक क्षेत्र। मच महोदय के द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया। यूरोपीय सिद्धांत के विषय में ये जो पूरे क्षेत्रों के नाम लिए गए, ये सारे क्षेत्रों के नाम केवल भाषा तथा प्रजाति को आधार मानकर किए गए, किंतु केवल प्रजाति और भाषा के आधार पर ही किसी भी जाति या कहीं के मूल निवासियों का निर्णय नहीं किया जा सकता। एक स्थान पर 2 विरोधी प्रजातियां भी रह सकती हैं और उनमें भाषागत समानताएं मिल सकती हैं। स्पष्ट है, इस कारण से यूरोपीय मत या उसके सिद्धांत को अधिक मान्यता नहीं प्राप्त है। दूसरा है एशिया का सिद्धांत। इस मत के संदर्भ में जो मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, इनमें पहला मत है
एशिया माइनर के क्षेत्र के आर्य निवासी थे। यहाँ पर बोगाजकोई नाम का एक स्थान है जहाँ पर 1400 BC यानी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नास्तस्य आदि देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो आर्यों द्वारा समपूज्य थे। बोगाजकोई नाम के स्थान में ही किक्कुली नामक एक विद्वान का ग्रंथ मिला है, जिसमें आर्यों की संख्या का उल्लेख प्राप्त होता है। 1, 13, 5, 7 इनका उल्लेख हुआ है। तीसरा प्रमाण इस संदर्भ में प्राप्त हुआ है। मिस्र के एल अमरना क्षेत्र में मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अर्तमन्य, अर्जवीय, यशदत्त, शुत्तन आदि शासकों के नाम प्राप्त हुए जो आर्यों से मेल रखते हैं, आर्यों जैसे ही नाम प्रतीत होते हैं। इस आधार पर इस क्षेत्र को आर्यों के मूल निवास से जोड़ा जाता है। चौथा जो प्रमाण मिलता है वह है ईरान में जैन अवेस्ता या अवेस्ता नाम का ग्रंथ। इसमें और ऋग्वेद में पर्याप्त समानताएं हैं, साम्य हैं। भाषा, शब्द और कई बार वाक्यों की भी समानता है। इन आधारों पर एशिया को या मध्य एशिया या जिन क्षेत्रों की चर्चा की गई उन क्षेत्रों को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनके आधार पर जो मूलतः स्थानों के मतों का प्रतिपादन हुआ है उसमें पहला है बैक्ट्रिया। जे.जी. रोड जैन अवेस्ता के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि बैक्ट्रिया के क्षेत्र के आर्य मूल निवासी थे। श्रीगल और पाट ने इनका समर्थन किया। 1820 में यह मत प्रतिपादित हुआ था। दूसरा मध्य एशिया, मैक्स मूलर ने 1866 में इस मत का प्रतिपादन किया। इसमें घास पाए जाना इस क्षेत्र में, चरागाह के बड़े क्षेत्र होना, पीपल के वृक्ष और घोड़े जो पशु हैं उनके समानता के आधार पर मध्य एशिया को आर्यों के मूल निवास के रूप में माना गया। तीसरा पामीर का पठार, एडवर्ड मेयर ने इस मत का प्रतिपादन किया। गाइस इसके प्रबल विरोधी हैं कि पामीर जैसे अनुपजाऊ क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार नहीं किया जा सकता। चौथा रूसी तुर्किस्तान, मोटजे हर्जफेल्ड के द्वारा इस क्षेत्र में 2800 वर्ष पूर्व मिट्टी के बर्तन, इस काल के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यह काफी उजाड़ क्षेत्र है, इसलिए इसके तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। पांचवा है किर्गिज के स्टेप्स के मैदान, रूस का क्षेत्र है। ब्रेंडस्टीन इस मत को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार मार्गन ने साइबेरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया। गाइड्स ने इन मतों की कटु आलोचना की है। आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। ये दोनों व्यवसाय एक साथ ये करते थे। स्पष्ट है कि आर्यों का मूल निवास स्थान निश्चित रूप से ऐसा स्थान होगा जहां पर नदियां होंगी, घास के मैदान होंगे और मिट्टी उपजाऊ होगी। यह मध्य एशिया में नहीं है। मध्य एशिया में आर्यों के लक्षण आज भी विद्यमान नहीं है या उनके कोई वंशज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई आर्य साहित्य भी विद्यमान नहीं है, कोई विवरण इसका हमें प्राप्त नहीं होता है। आर्यों के कोई वंशज यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आर्य यहाँ से आए थे तो उनके वंशज यहाँ पर होने चाहिए थे। आर्य सप्त सैंधव को अपनी मातृभूमि कहते हैं, अन्य क्षेत्रों को नहीं कहते हैं। इस तरह से मध्य एशिया के मत को या एशिया के मत को भी
पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा मत इसमें आता है आर्कटिक प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक भारतीय इतिहास के विद्वान व्यक्तियों में माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य के आधार पर ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथ में जो उल्लेख हुआ है उसको लेकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। उसमें इन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया क्योंकि इसमें 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातों का उल्लेख है, हिम प्रलय का उल्लेख है। अवेस्ता ग्रंथ में अहूरा मजदा या अहूर माजदा जो ईश्वर के रूप में स्वीकृत हैं या सर्वज्ञ और अजन्मा, इनको अवेस्ता ग्रंथ में कहा गया है, उनके द्वारा मार्ग बताया गया है किस प्रकार से आर्कटिक से आगे बढ़ने का, किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचते हैं। अनेक भौगोलिक स्थलों का उल्लेख किया गया है। उस आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस मत का प्रतिपादन किया कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी आलोचना की जाती है। आर्यों के द्वारा इस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि नहीं कहा गया है। तिलक के जो प्रमाण हैं वे प्रमाण साहित्यिक हैं, ऐतिहासिक नहीं हैं। आर्कटिक प्रदेश में कृषि, पशुपालन, वो भी गाय जैसे पशुओं का पालन असंभव था, इसलिए इस मत को भी अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। अब प्रमुख मत के रूप में आता है कि आर्य मूलतः भारत के रहने वाले थे। इसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। वैदिक साहित्य में कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता है कि आर्य भारत से कहीं बाहर से आए थे। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश को अपनी जन्मभूमि कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं और इसे देव निर्मित उन्होंने बताया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यही उनकी मातृभूमि थी। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना इस क्षेत्र में हुई और इसके पश्चात विशद आर्य साहित्य की रचना इन क्षेत्रों में की गई। अन्य 3 वेद और संपूर्ण आर्य साहित्य इस क्षेत्र में रचा गया। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि वो भारत के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं। भारत की भाषाओं में संस्कृत के शब्द सर्वाधिक हैं। प्रायः सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं, बहुतायत से पाए जाते हैं, बजाय अन्य क्षेत्रों के भाषाओं की समानता के। संस्कृत के साथ यूरोपीय भाषाओं की भी समानता है, किंतु जितनी समानता या जितने शब्द भारतीय भाषाओं में मिलते हैं संस्कृत के, उतने अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। भाषागत आधार पर भी इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्यों का आदि देश भारत ही था। इसी प्रकार से एशिया के अन्य क्षेत्रों जिनकी चर्चा की जाती है, वहाँ की भाषाओं में भी संस्कृत भाषा के शब्द कम प्राप्त होते हैं, बहुत सीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं, जबकि भारतीय क्षेत्र में इनकी अधिकता है। तो भाषाई आधार पर भी आर्य भारत के ही क्षेत्र के रहने वाले थे। यदि आर्य अन्य किसी प्रदेश के थे, अन्य क्षेत्र से अगर आए थे, चाहे यूरोपीय क्षेत्र या अन्य जितने भी मत प्रतिपादित किए गए, यदि उस क्षेत्र से आर्य आए थे तो वहां पर संस्कृत भाषा मूल रूप में विद्यमान होनी चाहिए थी। कोई ग्रंथ ऋग्वेद के समकालीन या उसके पूर्व का, तो यह कहा जा सकता था कि आर्य वहां के रहने वाले थे, किंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्यों को संस्कृत भाषा का ज्ञान भारत में आते ही हो गया, उसके पूर्व उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था? यदि वे किसी अन्य स्थल पर रहने वाले थे तो वहां भी संस्कृत के प्रमाण मिलने चाहिए थे, मूल संस्कृत भाषा के प्रमाण मिलने चाहिए थे, किंतु ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। समानताएं संपर्क से आ जाती हैं, सांस्कृतिक संपर्कों से समानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें इस कारण से
आर्यों का मूल निवास स्थान अन्य क्षेत्रों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कृषि और पशुपालन का कार्य आर्य मुख्य रूप से करते थे। उनके लिए जिस तरह के वातावरण, जमीन की आवश्यकता थी, वह निश्चित रूप से सप्त नद्य क्षेत्र ही, सप्त सिंधु प्रदेश जिसको भारत में कहा जाता है, वही था। यहाँ नदियाँ थीं, घास के मैदान थे, उपजाऊ जमीन थी, पर्याप्त वर्षा होती थी। तो निश्चित रूप से आर्य भारत के ही रहने वाले थे, ये प्रमाणित होता है। भारत के मत को लेकर के भी बहुत सारे क्षेत्र बताए जाते हैं। पहला क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश, पंडित गंगानाथ झा के द्वारा इस क्षेत्र को आर्यों का मूल स्थान स्वीकार किया गया। सप्त सिंधु प्रदेश अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। देविकानंद प्रदेश डी.एस. त्रिवेदी, ये मुल्तान के आसपास के क्षेत्र को इनका मूल निवास स्थान स्वीकार करते हैं। चौथा इसमें कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र एल.डी. कल्ल महोदय के द्वारा इस क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया गया है। और पांचवा मध्य देश राजबली पांडे इसका प्रतिपादन करते हैं। अयोध्या और गया, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, इसको इनका मूल निवास स्थान स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आर्य भारतीय क्षेत्र के ही निवासी थे। यह उपरोक्त विवरण से भी स्पष्ट है। यूरोप एवं एशिया के अनेक स्थलों से आर्यों के जीवन से समानताएं प्राप्त होती हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि आर्य मूल रूप से वहां के रहने वाले थे या वहां के निवासी थे। कुछ एक समानताएं तो परस्पर दो विरोधी संस्कृतियों में भी पाई जा सकती हैं। तो क्या उनको एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति का निर्माता कहा जाएगा? आर्यों का समस्त साहित्य वाङ्मय, उनके समस्त कार्यों का क्षेत्र, उनके युद्ध, उनका विस्तार, समस्त प्रमाण भारत में ही प्राप्त होते हैं। अतः आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद से प्राचीन कोई भी ग्रंथ या कोई भी प्रमाण आर्यों के विषय में प्राप्त नहीं हुआ है। यदि संस्कृत भाषा का ज्ञान आर्यों को पूर्व से ही था और आर्य अन्य क्षेत्रों के रहने वाले थे, तो ऋग्वेद से पूर्व के ग्रंथ प्राप्त होने चाहिए थे, उसके प्रमाण प्राप्त होने चाहिए थे, किंतु ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं। प्राक आर्य प्रमाण, आर्य सभ्यता के प्राक पूर्व के प्रमाण प्राप्त नहीं होने के पीछे यह कारण भी हो सकता है कि आर्य स्थायी निर्माण नहीं करते थे। यह संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। इस तरह यह स्पष्ट है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। आइए अब हम देख लेते हैं सामाजिक जीवन आर्यों का, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में पहला परिवार। परिवार इस समय पितृसत्तात्मक थे। गृह स्वामी या गृहपति परिवार का बुजुर्ग सदस्य होता था। उसकी आज्ञा सभी स्वीकार करते थे। यह पितामह हो सकते थे, पिता अथवा चाचा हो सकते थे। सामान्यतः संयुक्त परिवार की ही प्रथा थी। गृहपति का कार्य जीवन यापन के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, सुरक्षा की व्यवस्था, यज्ञ आदि कर्म, धार्मिक कर्तव्य करना। गृहपत्नी का भी महत्वपूर्ण स्थान या स्त्रियों का भी परिवार में महत्वपूर्ण स्थान था। घरेलू कार्य, उसकी पूरी व्यवस्था करना। ऋग्वेद में पत्नी ही गृहस्थी है ऐसा कहा गया है। पत्नी को आनंद कहा गया है। कहीं कहीं परिवार में सास के भी साथ रहने का उल्लेख है। पुत्र के न होने पर गोद लेने की प्रथा थी। संपत्ति के बंटवारे का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम इकाई के रूप में समाज के परिवार या कुटुंब स्थापित था। दूसरा, विवाह की स्थिति के विषय में देखेंगे।
विवाह को पवित्र संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। सामान्यतः एक विवाह की ही परंपरा थी, किंतु राजाओं के द्वारा अनेक विवाह किए गए। सगोत्र और सपिंड विवाह वर्जित थे। वयस्कों को वर अथवा कन्या चयन का अधिकार था, किंतु सामान्यतः माता पिता के द्वारा वर वधू के चयन की परंपरा थी। इस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। विधवा विवाह की भी परंपरा थी। पाणी ग्रहण और अग्नि संस्कार मुख्य रस्में थीं। विवाह पुत्र कामना को लेकर होती थी, संतान प्राप्ति को लेकर के होती थी। ये विवाह की स्थिति थी। तीसरा, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति उन्नत अवस्था में थी। उन्हें अर्धांगिनी के रूप में सम्मान प्राप्त था। धार्मिक संस्कारों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी। उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इस काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलन में नहीं थी। स्त्रियां नृत्य और संगीत में प्रवीणा होती थीं। इस काल की विदुषी महिलाओं में अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, विश्वावरा, शिकिता, निवावेरी आदि का नामोल्लेख होता है। किंतु फिर भी इस समय पुत्रों की कामना होती थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। उन्हें यज्ञ का भी अधिकार था। उन्हें दुहिता कहा गया था गोदोहन कार्य के कारण। किंतु पिता की संपत्ति पर सामान्यतः उसको अधिकार नहीं था। यद्यपि ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें अपाला नामक विदुषी महिला का उल्लेख है, जिसे पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ था। यह स्त्रियों की स्थिति थी, जिसको उन्नत उस काल में कहा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के विषय में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में, जिसको कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि बाद में इसे जोड़ा गया है, उसमें पूरे ऋग्वेद में पहली बार अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में ऐसा विवरण प्राप्त होता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघा से वैश्य का और पाद प्रदेश से शूद्रों का जन्म हुआ। किंतु यह भी स्पष्ट है कि सबसे अंत में इसका उल्लेख, यदि यह सही भी था तो अंतिम में इसका उल्लेख हुआ है। यह स्पष्ट कर देता है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। जाति व्यवस्था की शुरुआत तो खैर उसका कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा जा सकता है कि इस काल में यह व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। पांचवा, भोजन। दूध और दूध से बने पदार्थ आर्यों को अति प्रिय थे। इसमें दही, घी, पनीर और अन्य सामग्रियां, मिष्ठान्न आदि बनाए जाते थे। कंद, मूल, फल, सब्जियां, गेहूं, जौ, चावल। मांसाहार में भेड़, बकरियां इनका उपयोग करते थे। सोमरस, सुरापान की भी प्रथा थी, यद्यपि समाज में इसको अच्छा नहीं माना गया था। गोवध नहीं किया जाता था, गाय को पवित्र स्वीकार किया गया था। खीर इन्हें अधिक प्रिय था। जौ की सत्तू दही के साथ मिलाकर ये करब नाम का व्यंजन तैयार करते थे। तो भोजन में मांसाहार और शाकाहार दोनों थे। मांसाहार को बहुत अच्छा नहीं माना गया था, शाकाहार का प्रचलन अधिक था। छठा, वस्त्र। अलग अलग तरह के वस्त्र धारण किए जाते थे। 4 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे आर्य। पहला था वास, शरीर के मध्य भाग में धारण किया जाने वाला वस्त्र वास कहलाता था। अधिवास, शरीर के ऊपरी भाग में धारण किया जाने वाला वस्त्र अधिवास कहलाता था।
पगड़ी को उष्णीय कहा गया था। और बाद में चौथा वस्त्र, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है, वह है नीवी या अधो वस्त्र। शरीर के भीतर पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र कहलाता है या नीवी कहलाता है। सूती, ऊनी और मृगचर्म वस्त्र के रूप में इनका प्रयोग करते थे। इनकी रंगाई का कार्य होता था। रंग बिरंगे वस्त्र आर्य धारण करते थे। विवाह के अवसर पर वधुएं विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती थीं। यह वधूय कहलाता था। सातवां आभूषण। आभूषणों में आर्य आभूषण प्रिय थे। भुजबंद, नुपुर, कुंडल, कंकण, अंगूठी, हार, कर्णशोभन, कुरीर जो सिर के ऊपर धारण किया जाता था, निष्क, मणि गले में धारण किया जाता था, ज्योचनी उंगलियों में संभवतः अंगूठियों की तरह, प्रवर्त कान की बाली को कहा गया था, कुंभ सिर पर धारण करते थे, केयूर, मुद्रिका आदि आभूषण आर्य धारण करते थे। ये सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। मनोरंजन। मनोरंजन के अंतर्गत आर्यों में संगीत, नृत्य, द्यूत, आखेट, रथ दौड़ और उत्सवों का आयोजन किया जाता था। वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी मनोरंजन के लिए किया करते थे। इनमें वीणा, दुंदुभी, शंख, आघाट जिसको झांझ के नाम से हम जानते हैं, मृदंग, तार वाले, फूंक वाले और आघात वाले तीनों तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग ये जानते थे। द्यूत में पत्नी को हार जाना, पिता के द्वारा द्यूत क्रीड़ा के पश्चात पुत्रों को दंडित करना, इसका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अलावा मल्ल युद्ध, मुष्टि युद्ध से भी मनोरंजन करते थे। चर्म वाद्य बनाए जाते थे, नंगाड़े, तवण, आठंबर आदि का प्रयोग करते थे। गायन कला में भी इन्हें महारत हासिल था। तो मनोरंजन के अनेक साधन थे। इस प्रकार शिक्षा की स्थिति। शिक्षा हेतु गुरु आश्रम प्रणाली का प्रचलन था। मौखिक शिक्षा पद्धति थी, लिखित में शिक्षा नहीं दी जाती थी। समवेत स्वर में वेद मंत्रों का गायन किया जाता था, उच्चारण किया जाता था। स्त्रियां नृत्य और संगीत कला में प्रवीणा होती थीं। विदुषी नारियों का उल्लेख इस समय प्राप्त होता है जो वेद अध्ययन में निपुण थीं। उपनयन संस्कार का भी उनको अधिकार था। पुरुषों का भी उपनयन संस्कार होता था और उसके पश्चात वो विद्या ग्रहण करने गुरु के आश्रम में जाते थे। विद्यारंभ संस्कार भी प्रचलन में था। घर से पृथक आश्रम में जीवन की व्यवहारिक शिक्षा इन्हें प्राप्त होती थी। धार्मिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा इन्हें दी जाती थी। औषधियों के ज्ञान के विषय में इस काल में चिकित्सक भी हुआ करते थे। इनको समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। यक्षमा या तपेदिक बीमारी का उल्लेख है। जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आर्यों द्वारा अपनाई गई थी। आर्यों को शल्य क्रिया का भी ज्ञान था, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अगला था सामाजिक समानता एवं अतिथि सत्कार। ये आर्यों की परंपरा थी। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का न पाया जाना इस ओर संकेत करता है कि आर्यों में सामाजिक समानता थी, जाति प्रथा नहीं थी। अतिथि सत्कार को इस काल में बहुत महत्व आर्यों के द्वारा प्रदान किया गया था। नैतिकता की श्रेष्ठ स्थिति थी। धार्मिक समाज था आर्यों का। इस काल में अपराध कम हुआ करते थे। कुछ नैतिक आदर्श समाज में स्थापित थे। गरीबों की सहायता की जाती थी। झूठ बोलना उचित
नहीं माना जाता था। झूठे लोगों की निंदा की गई है ऋग्वेद में। इस प्रकार आर्यों का सामाजिक जीवन था। सामाजिक जीवन के पश्चात ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन किस प्रकार था, इस पर विचार करेंगे। पहला, पशुपालन। यह मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि और पशुपालन था। पशुपालन में गाय महत्वपूर्ण पशु के रूप में स्वीकृत थी। गोधन की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। जिसके पास अधिक गाय होती थी वह अधिक समृद्ध माना जाता था, धनी माना जाता था। गोपति, राजा को गोपति कहा गया। गविष्ठी युद्ध को कहा जाता था। गोधूली, संध्या के समय को गोधूली कहा जाता था। गोधूली बेला मानी जाती थी। गयवतु, दूरी को नापने के लिए एक इकाई थी। दुहिता, पुत्रियों को कहा जाता था। गाय से संबंधित, गौ से संबंधित अनेक शब्द हमें प्राप्त होते हैं इस काल में, जो प्रमाणित करते हैं गौ का या गोधन का इस काल में अत्यधिक महत्व था। प्रमुख पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और ऊंट भी थे। ऊंट का प्रयोग भी आर्य करते थे। चरागाह गांव के बाहर हुआ करता था। चरवाहे होते थे। पशुचारण की व्यवस्था होती थी। संपन्नता गोधन से मानी जाती थी। गाय क्रय विक्रय के लिए, विनिमय के लिए भी प्रयोग में लाई जाती थी। दूध का भी प्रयोग या दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग भी विनिमय के लिए किया जाता था। ये पशुपालन की स्थिति थी। दूसरा, कृषि। गांव के पास ही कृषि भूमि भी होती थी। हल का प्रयोग करना आर्य जानते थे। 2, 6, 8 या 12 बैलों का प्रयोग हलों को चलाने के लिए किया जाता था। बैलों द्वारा जुताई का काम किया जाता था। जुती हुई भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। खाद का प्रयोग करना भी आर्य जानते थे। इसे करिश कहा गया। संभवतः गोबर का प्रयोग इसमें करते थे। सिंचाई का ज्ञान भी इन्हें था। तालाबों से, कुओं से, झील से, नाली, नहर के माध्यम से, नदियों से जल की सिंचाई का कार्य ये करते थे। प्रमुख फसल में यव या जौ, गेहूं, मूंग, मटर, धान, दालें और तिल का उत्पादन ये करने लगे थे। कृषि की जो प्रक्रिया है, जुताई, कटाई, मिंजाई, सिंचाई, इन सब प्रक्रिया से ये परिचित थे। हंसिए का प्रयोग, जिसे दात्री कहा गया था, ये करते थे फसल की कटाई के लिए। अतिवृष्टि, अनावृष्टि का उल्लेख भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इनसे बचने के लिए प्रार्थनाएं की जाती थीं। कीड़े मकोड़े और उनसे बचाव के उपाय भी आर्य करते थे, जिसमें दवाइयों का प्रयोग और मंत्रों का प्रयोग भी करते थे। इस प्रकार से उपचार प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इस प्रकार कृषि की भी अच्छी स्थिति इस समय थी। उद्योग धंधे, इनमें गृह उद्योग और दस्तकारी का प्रचलन था। सूत कताई, बुनाई, जुलाहे और घर में स्त्रियां ये कार्य करती थीं। जुलाहों को इस समय तंतुवाय कहा जाता था। करघा, जिसको तसर कहा गया, कढ़ाई का कार्य भी होता था। चटाई बनाई जाती थी। ऊनी कपड़े बनाए जाते थे। आमतौर पर यह कार्य घर में स्त्रियां करती थीं। बढ़ई का काम भी इस समय प्रचलन में था। तक्षण कार्य इसको कहा गया था। बढ़ई को तक्षक कहा जाता था। यह गाड़ियों और रथों का निर्माण किया करता था। कर्मकार, लोहारों को कहा गया। लोहे का कार्य, लोहे का प्रयोग आर्यों के काल में प्राप्त होता है। अस्त्र, शस्त्र, हल का निर्माण ये लोहार या कर्मकार करते थे। हिरण्यकार,
या स्वर्णकार सोने का काम करते थे। चर्मकार जिनको चर्मन्न कहा गया। कुंभकार, भिषक जो वैद्य थे उन्हें भिषक कहा गया। कटे पैर को जोड़ना, उसमें लोहे का प्रयोग इन्होंने किया। जोड़ने का विवरण भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वाणिज्य और व्यापार, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था। संभवतः व्यापार अनार्यों के द्वारा किया जाता था। इनके क्षेत्र में व्यापार तो होता था किंतु उसमें आर्यों का योगदान नगण्य था, ऐसा प्रतीत होता है। व्यापारियों को पणि कहा जाता था। बैलगाड़ी से आंतरिक व्यापार, रथ से और बैलगाड़ियों से आंतरिक व्यापार होता था। बाह्य व्यापार नावों से, नौकाओं से किया जाता था। तुग्र पुत्र भुज्य की समुद्र यात्रा का विवरण प्राप्त होता है। कपड़ा, चादरी और खालों का मुख्य व्यापार इस क्षेत्र में होता था। वस्तु विनिमय की प्रथा थी। निष्क का प्रयोग, निष्क और हिरण्यपिंड का प्रयोग ऋग्वेद में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मुद्रा के रूप में प्रारंभ हुआ। ऋण और ब्याज का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तौल के लिए शतमान या मान का प्रयोग किया जाने लगा था। व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। धन शब्द का प्रयोग मुख्यतः पशु के लिए, वीरों के लिए, योग्य पुत्र के लिए किया जाने लगा था। आखेट की स्थिति, आर्य शिकार करने का कार्य भी करते थे। धनुष्वाण के द्वारा जाल लगाकर, खंदक खोदकर हिरण, जंगली पशुओं में सुअर को कुत्तों के माध्यम से पकड़ा जाता था। हाका लगाकर भी शिकार करते थे। फंदे का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया था किंतु शिकार या आखेट कम होता था। इन्हें शिकारियों को निधापति भी कहा गया। इन्हें चिड़ीमार कह सकते हैं। इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। तो आखेट का कार्य भी आर्य करते थे, यद्यपि इसे बहुत अच्छा नहीं माना गया था। यह सीमित होता जा रहा था। अगला, आर्थिक जीवन में सामान्यतः संपन्न थे परंतु गरीबों को और भूखों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गरीबी भी कुछ हद तक थी, चाहे वो आर्यों में हो या उनके आसपास रहने वाले अनार्यों के साथ हो। गाय का इस काल में अत्यधिक महत्व था। गांव आर्यों की अर्थव्यवस्था के केंद्र में थे। उसके चारों ओर चरागाह होती थी। कृषि भूमि गांव से लगी हुई होती थी। इस प्रकार से ग्रामीण आर्थिक जीवन का विकास आर्यों के इस युग में हुआ। तीसरा, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में पहला संगठन। प्रथम इकाई के रूप में कुटुंब सबसे छोटी इकाई थी राजनीतिक जीवन की। सामाजिक इकाई भी थी और राजनीतिक इकाई भी थी। परिवार गृहपति के नियंत्रण में था। गृहपति की आज्ञा इसमें सर्वोपरि मानी जाती थी। दूसरा, कई परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे। गाम प्रधान ग्रामीण कहलाता था। ऋग्वेद में इसे वापति भी कहा गया है। अनेक ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे। इसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। कई विश्व मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। इसका प्रधान गोप, राजा अथवा राजन कहलाता था। कई जन मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। पूरे क्षेत्र या पूरे प्रदेश को राष्ट्र की संज्ञा आर्यों ने दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि संघात्मक शासन की तरह का शासन का स्वरूप रहा होगा। इन राष्ट्रों में पुरु, यदु, तुर्वशु,
अनु, भरत, कृवि आदि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। राजा को जनस्य गोप कहा जाता था, राष्ट्र के प्रधान को। शासन की व्यवस्था देखेंगे इस काल में। दो तरह की शासन की व्यवस्था आर्यों के काल में देखने को मिलती है। पहला राजतंत्रात्मक और दूसरा गणतंत्रात्मक। यद्यपि गणतंत्रात्मक शासन नगण्य ही थे, राजतंत्र का शासन ही मुख्य था। राजतंत्रात्मक शासन में पहला महत्वपूर्ण पद होता था राजा का। राजा का पद वंशानुगत था, राज्याभिषेक की परंपरा थी। कभी चुनकर भी राजा बनाए जाने का उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। राजा के दैवी अधिकार को मान्यता दी गई थी, किंतु राजा को प्रजाहित में कार्य करने हेतु शपथ लेना होता था और राजा निरंकुश नहीं था। कई स्थानों पर वंशानुगत राजाओं का भी अनुमोदन जनता के द्वारा होता था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। और राजा पर सभा और समितियों के नियंत्रण की बात भी स्वीकार की जाती है। जनता की रक्षा हेतु राजा वचनबद्ध होता था। जनता इसके बदले में कर प्रदान करती थी, जिसे बलि कहा जाता था। बलिहित का उल्लेख भी किया गया है। राजा के प्रमुख कर्तव्य थे प्रजा की रक्षा करना, यदि उस पर कोई आक्रमण हो तो उसे सुरक्षा प्रदान करना, यज्ञ कार्य, शांति काल में यज्ञ कार्य आर्यों के महत्वपूर्ण दायित्वों या कर्तव्यों में, राजा के कर्तव्यों में माना गया है। न्याय की व्यवस्था देना, प्रमुख न्यायाधीश के रूप में भी, और पूरी व्यवस्था राज्य में करना। सेनापति या सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी उसका दायित्व महत्वपूर्ण था। और पांचवा, शासन व्यवस्था के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित करने का उसका दायित्व था। गणतंत्र, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, अत्यंत सीमित था। गण या क्षेत्र के प्रधान को गणपति या ज्येष्ठक कहा गया था। इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, संभवतः ये बहुत नगण्य थे। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के पदाधिकारी, पहला सबसे महत्वपूर्ण पद राजा के पश्चात केंद्रीय भूमिका में यदि कोई था तो वह था पुरोहित का पद, जो राजगुरु का कार्य भी करता था, सैनिक कार्य भी करता था, सेनापतित्व का कार्य भी उसका था। असैनिक कार्य में शिक्षक का कार्य, मार्गदर्शक, राजा के मार्गदर्शक होने का कार्य, धार्मिक कार्य भी, यज्ञ अनुष्ठान का भी उसका मुख्य दायित्व था। वह राजा के मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता था। दूसरा पद था सेनानी का। सेनापति का पद था यह, राजा के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। आक्रमण यदि उसके राज्य पर हो तो जनता को सुरक्षा प्रदान करना, और यदि स्वयं का राज्य आक्रमण करे तो उसका नेतृत्व करना सेनानी का कर्तव्य था। तीसरा, कुलपति, परिवार के प्रमुख गृहपति को कुलपति भी कहा गया है। विषपति, विष के प्रधान को विषपति कहा गया। व्राजपति, चरागाह प्रमुख को व्राजपति, इसकी व्यवस्था देखने का काम व्राजपति का था। ग्रामणी, प्रत्येक गांव के प्रधान को ग्रामणी कहा गया। स्पश कहा गया गुप्तचरों को। दूत, सूचना देने वाले को दूत कहा गया। पुरुष, आर्यों ने दुर्गों का निर्माण किया था, दुर्गपति को पुरुष कहा गया था। दो अन्य पदों के नाम भी मिलते हैं, उपस्ति और इम्प, ये पदाधिकारी थे। इसके बाद दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, सभा एवं समिति। राजा पर नियंत्रण के लिए सभा एवं समिति नाम की दो संस्थाएं थीं। जो जानकारी इनके विषय में हमें प्राप्त होती है उसके अनुसार सभा, पहला, सभा में भाग लेने वाले को
सभेय कहा गया था। यह विशिष्ट व्यक्ति होते थे जो इसमें सम्मिलित होते थे। कुछ स्थानों पर सभा को न्याय देने वाली संस्था के रूप में भी मान्य किया जाता था। कुछ लोग सभा को स्थानीय समिति के रूप में भी स्वीकार करते हैं, किंतु बार बार सभा के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि यह महत्वपूर्ण संस्था थी। दूसरी संस्था थी समिति। इसे केंद्रीय स्तर का स्वीकार किया जाता है। पूरे राज्य का यह प्रतिनिधित्व करती थी। संभवतः समस्त ग्रामीण, प्रत्येक गांव का प्रधान इसमें सम्मिलित होता था। कुछ विश्वपति, सूत और रथकार भी इसमें सम्मिलित होते थे। समिति के प्रधान को ईशान कहा गया था। राजा भी समिति की बैठकों में हिस्सा लेता था, इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस तरह से राजा पर नियंत्रण करने में समिति की भूमिका अवश्य रही थी। राजा के कार्यों का अनुमोदन भी कई अवसरों पर इनके द्वारा किया जाना यह स्पष्ट करता है कि समिति एक महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्था थी। चौथा, न्याय प्रबंधन एवं विधि। न्याय क्षेत्र में भी राजा का पद सर्वोच्च था, किंतु प्रमुख कार्य पुरोहित के द्वारा ही संपन्न किया जाता था, क्योंकि वह कानून का जानकार होता था, राजा का सलाहकार भी होता था। विधि या कानून, जिसे इस काल में धर्मन कहा गया, मध्यमशी की परंपरा थी, जिसे हम वर्तमान में पंच प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। गांव में ग्राम्यवादिन के द्वारा न्याय दिए जाने का उल्लेख है। कुछ विद्वान सभा के द्वारा भी न्याय किए जाने का उल्लेख स्वीकार करते हैं। दिव्य प्रणाली भी प्रचलन में थी, जिसमें गर्म अग्नि का, गर्म कुल्हाड़ी का, अग्नि और जल का प्रयोग होता था। ये दिव्य प्रणाली थी। अपराध, ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि चोरी, हत्या भी, राहजनी, डकैती, सेंधमारी, जानवरों की चोरी, ठगी आदि अपराधों का उल्लेख ऋग्वेद में होने का उल्लेख किया गया है। दंड गाय के रूप में, दास्ता या गुलामी के रूप में, शारीरिक दंड आदि दिए जाते थे। अपराध के दंड, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। युद्ध प्रणाली, आर्य युद्ध प्रिय जाति थी। उन्होंने अनार्यों से लगातार युद्ध किया। अनार्य से अर्थ केवल अन्य प्रजातियों से, अन्य जातियों से ही नहीं है। आर्यों के गुटों में भी, अलग अलग कबीलों में भी युद्ध होता था और वे एक दूसरे को अनार्य कहा करते थे। दुर्ग या पुर, जिसको कहा गया, पुरुष इसका प्रधान होता था। रक्षार्थ दुर्ग में शरण लिया करते थे। सेना पदाति, रथारोही और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना की संख्या कम होती थी। युद्ध सामग्री में आत्मरक्षक जो उपकरण थे, उनमें कवच, ढाल, शिरस्त्राण, आक्रामक हथियारों में तलवार, बर्छी, भाला, फरसा, हस्तधन, गोफन, तीर, बल्लम, विष बुझे हुए तीरों का प्रयोग भी करते थे। सहयोगी जो सामग्री थी या उपकरण थे, उनमें युद्ध के ढोल, तुरही, नंगाड़े और दुंदुभी का प्रयोग करते थे। ये युद्ध में उत्साहवर्धन या संकेत देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। नेतृत्व युद्ध का राजा, पुरोहित, सेनानी या राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। नियमित सेना आर्यों के पास नहीं होती थी। आवश्यकता अनुसार सेना तैयार की जाती थी। सेना को सर्व, प्रात, गण आदि नामों से भी जाना जाता है।
अब हम देख लेंगे आर्यों के धार्मिक जीवन के विषय में। पहला है प्रकृति की शक्तियों का दैवीकरण। प्राकृतिक शक्तियों से अभिभूत एवं श्रद्धावशात आर्यों ने उन शक्तियों का मानवीकरण कर दिया। उनको देवता और देवियों के नाम से उन्होंने पुकारा। दूसरा, देवताओं एवं देवियों का वर्गीकरण देख लेंगे। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इनके 3 वर्ग थे। पहला, आकाशलोक या आकाशवासी देवता कह सकते हैं। देव, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता और उषा, ये आकाशवासी या आकाश लोक के देवी देवता स्वीकार किए जाते। दूसरा, वायुलोक या अंतरिक्षवासी कह सकते हैं, वायुलोकवासी कह सकते हैं। इंद्र, रुद्र, वायु और मरुत। तीसरा, भूलोक या पृथ्वी पर निवासरत देवी अथवा देवता, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एवं सरस्वती को स्वीकार किया गया। प्रमुख देवों में इंद्र जो युद्ध और वर्षा के देवता थे, अग्नि यज्ञ और ग्रहों से संबंधित देवता थे, वरुण को जल का देवता स्वीकार किया गया। अगला बिंदु, बहुदेववाद। देवताओं व देवियों की स्थापना लगातार होती रही, मान्यताएं थीं। इस कारण बहुदेववाद का प्रचलन हुआ। पहले देवता और फिर देवियों, जिनमें उषा, सरस्वती और पृथ्वी माता को स्वीकार किया गया। प्रथमतः बहिर्शक्तियों का दैवीकरण किया गया, जिनमें उल्लेख हमने किया। द्यौ, वरुण, मित्र, सूर्य, इंद्र, ये बहिर्शक्तियों का दैवीकरण किया गया। इसके पश्चात आंतरिक शक्तियों का दैवीकरण हुआ, जिनमें सरस्वती को विद्या की देवी, बुद्धि की देवी स्वीकार किया गया। देवताओं और देवियों का मानवीकरण किया गया। जिस प्रकार से एक मनुष्य रुष्ट या प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से देवी और देवता भी रुष्ट और प्रसन्न होते हैं। उन्हें भी खाद्य, फल, फूल, दुग्ध आदि ये अर्पण करने लगे और ऐसी परंपराएं शुरू हुई। पूजा प्रणाली, यज्ञ, हवन आदि का विकास इस प्रकार से हुआ। अति मानव रूप में आर्यों ने देवी और देवताओं की उपासना और पूजा की। धीरे धीरे यज्ञ प्रणाली का विकास हुआ। उसके विधि, नियम, मंत्र पद्धति, सामग्री आदि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर आर्यों की धारणा का विकास हम देख सकते हैं। सभी देवी देवताओं को एक स्रोत से स्वीकार किया जाने लगा। फिर उसमें मनुष्य और समस्त प्राणियों को भी स्वीकार किया गया। इसकी प्रक्रिया हमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। प्रारंभ में कभी वरुण को, कभी सूर्य को अथवा इंद्र को सर्वशक्तिमान माना गया। फिर परम तत्व की अवधारणा आई। इसको नाम दिया गया हिरण्यगर्भा, प्रजापति अथवा विश्वकर्मा नाम से पुकारा गया। इस तरह धीरे धीरे एकत्व का बोध आर्यों ने प्राप्त किया। अन्य धार्मिक विचार, पितरों की पूजा, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म आदि की धारणाएं भी थीं। संभवतः मूर्ति पूजा इस काल में नहीं होती थी, क्योंकि इसके प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया गया। कुछ धार्मिक क्रियाविधियां, स्तुति, मंत्र रचे गए, ऋचाएं ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। यज्ञ इस काल में सरल थे। प्रत्येक गृहस्थ यज्ञों को कर लेता था। दूध, घृत, दही
अन्न, कभी कभी मांस का प्रयोग कर यज्ञ संपन्न करते थे। यज्ञ दो तरह के होते थे, एक नित्य जो रोज घरों में गृहस्थ आसानी से कर लेते थे, और एक नैमित्तिक, संभवतः नैमित्तिक या विशेष अनुष्ठान पूर्वक जो यज्ञ किया जाता था। इनसे पुरोहितों का वर्ग ने जन्म लिया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। कार्य विशेष की सिद्धि के लिए नैमित्तिक यज्ञ किए जाते थे। नित्य यज्ञ में देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ और भूत, ये 5 प्रकार के यज्ञ थे जिनको नित्य यज्ञों की श्रेणी में शामिल किया गया था। इस प्रकार आर्यों का धार्मिक जीवन था। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है, आर्यों का आदि देश निश्चित रूप से भारत ही था। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में सामाजिक समानता ऋग्वैदिक काल में हमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है, तथा उच्च नैतिकता की भावना समाज में देखी जा सकती है। उस काल के स्त्रियों की स्थिति इस काल में उन्नत अवस्था में थी। राजनीतिक जीवन में राजा प्रजावत्सल हुआ करते थे। पुरोहितों का पद महत्वपूर्ण था। सभा एवं समिति भी राजनीतिक जीवन में उल्लेखनीय थी। धार्मिक जीवन सरल था। इसे हम बहुदेववाद से प्रारंभ कर एकेश्वरवाद तक पहुंचा सकते हैं। ऋग्वेद अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इस काल के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत कहा जा सकता है। एडोल्फ क्रेजी ने ऋग्वेद के विषय में लिखा, जिस अद्भुत पूर्णता के साथ यह ग्रंथ दर्शन एवं सभ्यता के विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त कराता है, उसी में इसका महत्व अंतर्निहित है। आर्थिक जीवन के विषय में कहा जा सकता है कि पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में थे। धन्यवाद।